और ऑलरेडी हम लोग टाइम तो हो ही चुका है। जो भी स्टूडेंट्स आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। तो अगर जैसे आप में से कुछ लोग अगर नए हों तो वो लोग ये चीज पुराने 2 लेक्चर जो हमने रिकॉर्डिंग अपलोड किए हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा और आप उनको कवर करिएगा। साथ में आज के लेक्चर को भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लेक्चर नहीं किया है तो आपको समझ में अभी तक नहीं आएगी चीजों को। हमने अभी अपने जो फोकस किया है, अपने लास्ट के जो 2-3 लेक्चर हुए हैं उनमें फोकस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इस पर हमने फोकस किया था। आज हमारा जो रहेगा फोकस कि हमने जो जो अलग अलग प्रिंसिपल्स अलग अलग जगहों से लिए हैं, कि हमने देखा था कि कुछ हमने यूएसए से प्रिंसिपल लिए हैं, कुछ यूके से लिए हैं, कुछ आयरलैंड से लिए हैं। तो कई बार चीजें इस तरह से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि मैच करना रहता है कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ से लिया है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको देखेंगे हम। और उसके अलावा जो हम देखेंगे कि अलग अलग फॉर्म की जो गवर्नमेंट होती हैं, जो यूएसए में है, जो यूके में है, जो कनाडा में है, जो चाइना में है, वहाँ किस प्रकार की गवर्नमेंट पाई जाती है और हमारा किस प्रकार की गवर्नमेंट हमारे यहाँ पाई जाती है, इंडिया में किस तरीके की गवर्नमेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। और सबसे पहले हम लोग कुछ छोटे से टॉपिक से शुरुआत कर लेते हैं। बोरोड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कितने लोग नए हैं, थोड़ा सा एक बार मुझे क्लियर करेंगे? अगर पुराना कुछ रिवाइज करना है तो पहले मैं करा देता हूँ। मैं नया हूँ। ठीक है। और तो अगर आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक सा केवल अंडरस्टैंडिंग अगर मैं कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और जो नए हैं उनके लिए भी एक चीज और बोल दूं कि नोट्स जो रहेंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसलिए मतलब कोई ये ना कहे कि मैं हिंदी में मीडियम में तैयारी कर रहा हूँ या इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो नोट्स हम इंग्लिश में भी अवेलेबल करा रहे हैं और हिंदी में भी। ठीक है, जिससे कि कोई डाउट ना होने पाए, क्योंकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम जैसे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, तो संविधान रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। कानून, अगर नियमों और कानूनों का अगर हम कहें समुच्चय है तो गलत नहीं होगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो लेजिस्लेचर होती है, विधायिका होती है, गवर्नमेंट होती है, जुडिशरी होती है, इन तीनों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं। साथ में बताया गया है कि जो भारतीय नागरिक होंगे, सिटीजन्स होंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे। गवर्नमेंट्स जब पॉलिसीज बनाएंगी तो किन चीजों का ध्यान रखेंगी, वो डीपीएसपी में दिया गया। अगर जैसे अभी हाल ही में बजट आया है, जैसे तो बजट अगर लाना है गवर्नमेंट को अगर टैक्स लगाना है तो किस वे में लगाया जाएगा, क्या उसके प्रोसेस होंगे, वो सारे प्रोसेस वगैरह भी दिए गए हैं। आप यूपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे यूपी में इलेक्शंस चल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन वो कंडक्ट करा रहा है, यूपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनके क्या फंक्शन होंगे। कुछ सीबीआई जैसी संस्थान है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, तो उनका क्या रोल है। एनआईए जैसी एक संस्था है जिसका गठन बाद में किया गया है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यादेश के थ्रू लाया गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो नियम एंड कानून हैं, और कानून जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, किसके किसके क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, किसकी क्या बाउंड्री होगी, ये सारी चीजें दी हुई हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर अदर अदर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पैक्ट है, क्योंकि जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे तो काफी चीजों को हमको फुलफिल करना था। आप एक बार रिवाइज करिएगा वो क्या क्या पॉइंट्स थे। अभी बस हम कह रहे हैं कि काफी चीजों को फुलफिल करना था, जिसके लिए हमने अदर जो हमारी कंट्रीज थी जहां पे पहले से डेमोक्रेसी थी या कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसका हमने स्टडी किया, रिसर्च किया और वहां के प्रिंसिपल को उठाया और उसको एज इट इज नहीं बल्कि अपने अकॉर्डिंग उसका पहले पूरा डिस्कशन किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरह से फॉर्म हुई थी वो भी ऑलरेडी हमने कल देखा था। उसमें डिस्कशन करने के बाद हमने उसको अपने रूप में उसको अडॉप्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो कुछ जैसे प्रिंसिपल्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं उसको थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैच कराने के लिए चीज पूछी जाती है।
आपको पता होगा कि जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर चल रहा था तो अलग अलग टाइम पे उनके कुछ एक्ट आते थे, ठीक है। जैसे 1909 में उनका एक एक्ट आया था, 1919 में आया था, फिर 1935 में आया था, इसी तरीके से 1853 में आया था। तो ये सारे एक्ट इनके आ रहे थे। इन एक्ट्स में क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह जो इनके आते थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आ गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ गया। इसमें क्या हुआ करता था, इसमें था कि इंडिया में अलग अलग टाइम पे, जैसे पहले 1853 में जब आया तो यहाँ पर पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई, पहली बार विधानसभा की बात की गई, ठीक है। फिर ऐसे ही 1893 में जब एक एक्ट लाया गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस एक्ट के द्वारा भारतीयों को विधानसभा में बोलने की अनुमति दी कि वो अपनी बात रख सकते हैं। फिर 1909 में कुछ रिफॉर्म उन्होंने लाया, और उसके बाद मार्ले मिंटो रिफॉर्म ले आए थे। इसमें इन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से एक तरीके से उनके लिए वोटिंग राइट्स दे दिए थे मुस्लिमों को, ठीक है। फिर 1919 में कुछ रिफॉर्म दिए और उसके बाद कहा कि 10 साल के बाद फिर से हम इसका रिव्यू करेंगे और आपको कुछ और पावर देंगे। तो कहने का सेंस क्या है कि भारत में अलग अलग समय पे कुछ रूल्स रेगुलेशन इन एक्ट के द्वारा बनाए गए थे। तो हमने क्या किया है, इनसे भी कुछ प्रिंसिपल्स जो अच्छे थे उनको अडॉप्ट किया है, और इनमें से एक इम्पैक्ट आया है सबसे लेटेस्ट जिससे हम गवर्न हो रहे थे 1935 का, जो कि इसके साइमन कमीशन वगैरह के बाद में आया था, जो गांधी इरविन समझौता वगैरह हो गया था उसके बाद में सब ये चीजें आई थी, 1935 का एक्ट आया था। तो इसमें काफी भारतीयों की मांगें मान ली गई थी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसमें जो अच्छे पॉइंट्स थे उसको भी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। जैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, जुडिशरी की बात की गई थी, तो उसको हमने लिया। स्टेट में जो गवर्नर का पोस्ट होता है उसकी बात की गई थी, उसको हमने लिया। लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, उसको इससे हमने लिया। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने यहां से उठाया। तो इन चार चीजों को हमने देखा। साथ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट वाले और जो थे वो थे यूएसए और यूके। यहाँ से क्या क्या लिए, आप अपने साथ में ना नोट्स बनाते हुए चलिएगा, पॉइंट्स में इसको लिखते रहिएगा। बाद में रिकॉर्डिंग के साथ आप बढ़िया भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट में लिखते रहेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी आप क्या क्या करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया और यूके से क्या लिया, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, जिसको हम देखेंगे कब, जब हम देखेंगे अपना फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो वहां पे हम बहुत डिटेल में इसको देखेंगे कि फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ क्या होता है, डार्सी ने इसकी जो संकल्पना दी है वो किस तरीके से दी है, डार्सी कौन थे, इन सब चीजों को वहां पर देखेंगे हम। लेकिन रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट की कानून की नजर में सबसे ऊपर, कानून सबसे पहले होगा, कानून के द्वारा ही सभी लोग गवर्न होंगे, उसकी दृष्टि में कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां से लिया है हमने। प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट होगा उसको भी हमने वहीं से लिया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, प्रधानमंत्री की एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका पोस्ट भी हमने, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। लोकसभा स्पीकर का कॉन्सेप्ट भी हमने वहीं से लिया है। लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होंगे, इस तरीके की द्विसदनीय व्यवस्था की कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिया है। कैग जैसा पोस्ट, इलेक्शन कमीशन जैसा, सीवीसी जैसे पोस्टों का कॉन्सेप्ट भी हमारा ब्रिटेन का है, और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमारा ब्रिटेन का है। तो इतने पॉइंट्स हमने यूके के से उठाए हुए हैं। यूएसए से क्या लिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है उसको हमने लिया हुआ है। संविधान की जो प्रियम्बल है, इसके बारे में हमने कहा था कि फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन हुआ था वहां भी इस तरीके की बातें की गई थी। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो उनका 1990 के राउंड में है, बट उन्होंने क्या किया था, पहले अपना एक प्रियम्बल दे दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने वहीं से लिया है। यूएसए में पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यसभा में किस तरीके से, जैसे वहां पर 100 सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 15 स्टेट्स में, मतलब सबको इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिया है, वैसा ही हमने भी क्या किया है, पॉपुलेशन वाइज अपने स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है राज्यसभा में। जुडिशरी एकदम निष्पक्षों से जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से उठाया है। तो इतने कॉन्सेप्ट हमारे यूएसए से हैं और ये हमारे कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से हैं। उसके अलावा कुछ एक दो कॉन्सेप्ट हमने एक एक कॉन्सेप्ट करके हमने अलग कंट्रीज से भी लिया, ठीक है।
जैसे हमारा यूएसए से ही दो और है कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है, इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट का, तो हमारा कॉन्सेप्ट वहीं से, जैसे अभी ट्रम्प के साहब के ऊपर 2 बार इस तरह के प्रयास किए गए थे, हालांकि वो प्रोसेस इतना टफ था कि हटाया नहीं गया, इलेक्शन से ही हटे वो। और प्रेसिडेंट जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उसके सुप्रीम होंगे, उसके कमांड डिफेंस फोर्स के कमांडर होंगे। ये चीज भी हमने यूएसए से ली है। आप जानते हैं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अल्टीमेट अध्यक्ष होता है हमारे यहाँ भी। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, प्रेसिडेंट का पोस्ट वगैरह तो हम पीएम वहां से लिया है कि ब्रिटेन से एक तरीके से हमारा है कि एक नाम मात्र का हमारा अध्यक्ष रहेगा, लेकिन उसका इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, वो हमने आयरलैंड से ले रखा है। जानते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ सदस्यों को प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी हमारा आयरलैंड से हुआ है। और डीपीएसपी जो हमारा पार्ट 4 में दिया गया है, वो भी हमने कहां से लिया हुआ है, ये भी हमने लिया हुआ है आयरलैंड से लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया है कि जिस समय इमरजेंसी रहेगी उस समय फंडामेंटल राइट्स का किस तरीके से सस्पेंशन हो सकता है, वो हमने कॉन्सेप्ट लिया है। उसके अलावा 51A में जो बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज आई हैं उसको हमने यूएसएसआर से लिया है। और ओवरऑल अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो डीपीएसपी में जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, इसके बारे में प्रीएम्बल में भी बताया गया है, ये हमारा यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, और कुछ चीजें ली गई हैं उसको भी देख लेते हैं। जब आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा। 3 टाइप की लिस्ट होती है। एक सेंटर की लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट का मतलब होता है कि इस पर जो लॉ बनाना है उस पर सेंटर गवर्नमेंट का लॉ बनाएगी। एक स्टेट की लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि इन पे जो लॉ बनाना है वो स्टेट बनाएगी। और थर्ड होता है समवर्ती सूची होती है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। इस पे सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो ये सेंटर और स्टेट दोनों जिस टॉपिक पे लॉ बना सके, समवर्ती सूची जो होती है, ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ये हमने कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लेकिन इसके बारे में हम ये चीज जान लें अभी से ही कि अगर कोई पॉइंट ऐसा है, कोई टॉपिक ऐसा है जिसपे दोनों ने अपने लॉ बना दिए हैं, इसने भी बना दिया, इसने भी बना दिया, तो डिस्प्यूट आ गया। तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्यूट को रोकने के लिए सेंटर का जो लॉ रहेगा वो हमारा ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, वो माना जाएगा, उसमें स्टेट का लॉ नहीं माना जाएगा। कभी कभी आप सुनते होंगे कि पार्लियामेंट की दोनों सदनों की बैठक साथ में हो रही है, अक्सर आप सुनते रहते होंगे। तो वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है उसको भी हम ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हुए हैं। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर एक तरीके का हमारे यहाँ जिस तरीके का है वो हमने कनाडा से लिया है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जिस तरीके का है वो भी हमारा कनाडा से लिया हुआ है। कई इश्यूज ऐसे होते हैं जिस पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से अपने लिए सलाह मांगता है, वो कॉन्सेप्ट भी हमारा यहीं से लिया हुआ है। स्टेट्स में गवर्नर की नियुक्ति का प्रोसेस क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, ये हमारा कनाडा से लिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरीके से रहेगा, साउथ अफ्रीका। और चुनाव की प्रक्रिया राज्यसभा के मेंबर्स की जो होगी, डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया था लेकिन हमने चुनाव की प्रक्रिया नहीं देखी थी। चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से, राज्यसभा की कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। फ्रांस से हमने रिपब्लिक शब्द लिया है, लिबर्टी लिया है, यूनिटी लिया है और बंधुता का शब्द लिया हुआ है। इसी तरीके से प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ हमने जापान से लिया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं इनको आपको लर्न करना है, याद रखना है, रिमेम्बर रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना के दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है। जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, उसको तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं, इस पे सर्कल कर दे रहे हैं। एक ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा। रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये 3 चीजें तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल, ठीक है। उसके बाद में आपका राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर और राष्ट्रपति का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होगा, ये 2 पॉइंट।
और एसआर से हमने ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है इसको आपको याद रखना ही रखना है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट, ये वाले और इसके तो दोनों हैं ही हैं, जिसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में फ्रांस के ये जो हैं, इसको तो आप आगे जब पढ़ेंगे, अभी ये इस चीज को बहुत ही डिटेल में करेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आप भूलिएगा नहीं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, जो क्या था, सिर्फ कि हमने क्या क्या चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से ली हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अपने एक बड़े टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्लानिंग होती है, अलग अलग फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, वो किस तरीके की होती है। कल जब हम बात कर रहे थे उस समय भी हमने कहा था कि दो अलग अलग व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, कहाँ पे, यूएसए में और यूके में। यूके में क्या है कि यहाँ पर संसदीय प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, जबकि यूएसए में क्या है, हमारी अध्यक्षीय प्रकार की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेन दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ये और एक ये। या तो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है या तो फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक ये, या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या तो अध्यादेशात्मक गवर्नमेंट होती है। तो भारत में किस तरीके की व्यवस्था ली गई है, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो आप खुद अपने आप को विजुलाइज करते जाएंगे कि इसमें से क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ हैं, क्या नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको पहले समझते हैं और उसके बाद हम अपने आप समझ जाएंगे कि भारत में कौन सी व्यवस्था, कौन सी प्लानिंग ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, यूनिटरी वर्सेस फेडरल की, एकात्मक व्यवस्था बनाम संघात्मक व्यवस्था। किसी भी देश में जब सरकार बनती है ना, तो दो तरीके की सरकार बनती है, या तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भी अपने आप में तीन प्रकार की होती है, जैसे यूनियन, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन। ये फेडरेशन आपका पाया जाता है यूएसए में, कॉन्फेडरेशन पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, यूनियन पाया जाता है कनाडा में, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है यूके में और फ्रांस में पाई जाती है। अगर जैसे हम यूके की बात करते हैं तो यूके के विषय में हमने पहले भी थोड़ा सा कल भी बात की थी, एक दो दिन पहले भी हमने बात की थी कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा कि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो पीएम का पोस्ट है, वो हमने कहाँ से लिया है, अगर आपको याद हो, यूके से लिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे वहां पे इसकी शुरुआत होती है, अब देखिए, एक प्राचीन टाइम पे तो राजशाही हुआ करती थी, ब्रिटेन में तो आज भी राजशाही आप सुनते ही हैं वहां पर। तो एक जर्मनी के हुआ करते थे राजकुमार, प्रिंस, उनका विवाह हो गया, मैरिज हो गई, लव मैरिज हो गई, किससे, ब्रिटेन की राजकुमारी से लव मैरिज हो गई, और बाय वर्चू वो क्या बन गए, फिर आगे चलकर ब्रिटेन के राजा बन गए। लेकिन थे वो कहाँ के, जर्मनी के, और ब्रिटेन की लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती थी, ना लोगों की से उनको कोई मतलब था। वो बस अपनी रानी में थे बिजी, और उनको पब्लिक किस तरीके से है, पॉलिसी किस तरीके से बन रही है, उस पर कोई उनका फोकस नहीं था। तो धीरे धीरे अविश्वास तो पैदा होगा, इस तरीके से रहेगा तो लोगों के मन में थोड़ा सा विद्रोह हुआ। तो लोगों ने एक तरीके से इकट्ठे हुए और राजा के समक्ष गए, उनको दो एक कंडीशन दी। बोले या तो एक काम करते हैं कि हम लोग आपको अपने पद से हटा देते हैं और अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, या तो एक काम करते हैं दूसरा कि आप अपने पोस्ट पे बने रहिए आप जो हैं, लेकिन हमको हमारे हिसाब से आप काम करने दीजिए, हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे, आप चुपचाप बस अपने पोस्ट पे बैठे रहिए, राजा बन के बैठे रहिए, जो करना है करिए, आप सर्वोच्च रहेंगे।
तो राजा भी क्या करते, भाई हटने से अच्छा है कि खुद ही बने रहो राजा और इनको चलाने दो। तो वहां पर एक बड़े लीडर थे, उनके नेतृत्व में कहा कि भाई आप ठीक है, आप चलाइए, पॉलिसी बनाइए। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां की सभा हुआ करती थी, जो वहां की संसद हुआ करती थी, वहां में कुछ लोगों को अपने साथ में सिलेक्ट किया और उन्होंने पॉलिसी मेकिंग का काम शुरू कर दिया। तो वो लीडर बन गए। जब वो लीडर बन गए तो इस तरीके से वो उनको क्या कहा जाने लगा, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर, और इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट आ गया। और चूंकि वो उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ सेलेक्ट किया कि आप भी मेरे साथ में सहायता करेंगे, तो वो लोग क्या कहलाने लगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद। और इस तरीके से वहां पे ये कॉन्सेप्ट आ गया। आगे चलकर क्या हुआ कि ये लोग जो होते थे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो वहां की पार्लियामेंट थी, उसके वहां पे अपनी राय को रखते थे और बातचीत होती थी, डिबेट होती थी, चर्चा होती थी किसी भी पॉइंट पर। तो एक समय के पे ऐसा आया कि इन्होंने अपने जो पीएम बने थे, इन्होंने कुछ फॉरेन पॉलिसीज बनाई। फॉरेन पॉलिसीज बनाई और फॉरेन पॉलिसीज पर जब पार्लियामेंट में डिबेट हुआ तो लोगों ने इसका अपोज किया। फॉरेन पॉलिसीज का लोगों में ने अपोज किया। तो जब अपोज किया तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रिजाइन कर दिया। कहा कि ठीक है, अब आप लोग को अगर लग रहा है कि मैं सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूं तो मैं रिजाइन कर दे रहा हूं। और इनके रिजाइन के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपने आप चली गई, क्योंकि इनको तो इन्हीं ने सेलेक्ट किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर पार्लियामेंट के समक्ष इन्होंने रिजाइन कर दिया, पार्लियामेंट ने जब क्वेश्चन उठाया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या फाइनल फाइंडिंग हो रही है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, पार्लियामेंट में उसको जवाब देना पड़ता था। ठीक है, वो फ्रीली कोई कार्य नहीं कर रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम, जैसे आप देखते हैं ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में, वो उसका आंसर देता है। और कई बार अगर ऐसा होता है कि उसको मेजोरिटी नहीं होती तो अपना पोस्ट छोड़ना पड़ता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, यूके से लिया है। तो कुछ चीजें हमने यहाँ से ले रखी हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की भी कुछ क्वालिटी होती है, उनको भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या होती है, उसको देखते हैं। और यूनिटरी गवर्नमेंट में भी क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है उसमें देखिए क्या होती है, इसमें आपके यहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं, आपके यहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं, यूपी है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। और ये जो स्टेट्स हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, तो आज मान लीजिए जैसे जो इलेक्शन हो रहा है, कहाँ पर, यूपी में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? हाँ, लिखा हुआ है। स्टेट्स में कौन इलेक्शन कराएगा, कैसे कराएगा, ये सब मेंशन किया हुआ है। स्टेट्स जो होती हैं, राज्य जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना पूरा एक बजट ले आते हैं। जैसे सेंटर का बजट आता है वैसे स्टेट भी अपना बजट ले आते हैं। अभी हमने 2-3 लिस्ट की बात की थी, एक सेंटर की लिस्ट, एक स्टेट की लिस्ट। तो स्टेट की लिस्ट पे अपना लॉ कौन बना रहा था, स्टेट बना रहा था। तो इसका मतलब लॉ मेकिंग पावर भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसको दिया गया है, स्टेट्स को दिया गया है। तो स्टेट्स को कुछ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को इस तरीके की कोई पावर दी ही न जाए, सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर को दे दी जाए, सारी की सारी पावर सिर्फ सेंटर को दे दी जाए और स्टेट को कोई पावर अलग से ना दी जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्टेट जैसी व्यवस्था के बारे में कोई विचार ना व्यक्त किए गए हों, और अगर है भी तो उसको कोई लॉ मेकिंग पावर, वित्तीय स्थिति, कोई टैक्स लगाने की परमिशन, ये सब ना दी गई हो, तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उसको एकात्मक या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जहां पर सेंटर ही सब होता है, सेंटर के द्वारा ही सब किया जाता है। स्टेट्स की कोई अपनी अलग से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्क्राइब नहीं होती हैं। और इस तरीके की हमको जो गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिलती है, फ्रांस में देखने को मिलती है, और जर्मनी में देखने को मिलती है। कि समय के साथ में इन्होंने कुछ स्टेट्स को अपने जो किया है, कुछ अधिकार देते गए हैं, दे दिए हैं। जैसे फ्रांस ने भी कुछ अधिकार दिए हैं, अपने यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स बनाने दिया है, जर्मनी ने बनाने दिया है, ब्रिटेन ने भी दिया है। लेकिन अगर
एक्चुअल में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को अलग से कोई रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मेंशन किया गया है। उनको विधायी, प्रशासनिक, कानून बनाने की शक्तियां, वित्तीय शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई हैं। अधीनस्थ इकाइयां या तो स्टेट्स जैसी इकाई होगी ही नहीं, स्टेट जैसी यूनिट या तो होगी ही नहीं, अगर हुई भी तो उनको कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं होगा। और ये इस तरीके की गवर्नमेंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जस्ट रिवर्स कर दीजिए कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत मिनिमम पावर होगा। जस्ट रिवर्स अगर कर देते हैं, स्टेट होगा भी और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए पावर भी मेंशन होगा, तो वो फेडरल हो जाता है, संघात्मक प्रकार की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, तो एक है हमारा एकात्मक और दूसरा है हमारा संघात्मक। तो आप बताइए कि हमारे यहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या संघात्मक प्रकार की गवर्नमेंट है? स्टेट्स को पावर दिए हैं कि नहीं दिए हैं? कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इंडिया में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो यहां से आप बता सकते हैं कि भारत में फेडरल है। लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने क्या कहा था कि इसमें 3 टाइप होते हैं, यूनियन, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं उसको भी हमको जानना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि हमने किस तरह से लिया है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बात की कि हमने जो यूनियन फॉर्म ऑफ लिया हुआ है वो कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। संघात्मक सरकार ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होती है जिसमें राज्य जैसी अधीनस्थ इकाइयां न हो सिर्फ होती हैं, बल्कि इनको संविधान में सक्रिय शक्तियां भी दी गई रहती हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉ मेकिंग पावर और टैक्स वगैरह लगाने की सारी परमिशन इनको दी गई रहती है। ये जो तीनों है, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन, इनमें क्या डिफरेंस है? सब 3 पॉइंट पे हम इसको देख सकते हैं। राज्यों की, स्टेट्स की क्या कंडीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, और जो रेसिडिवल पावर्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो पावर्स होते हैं, उसके विषय में। फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट और सेंटर दोनों को इक्वल पावर दी गई है। राज्य इनमें जो जैसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो ये 50 स्टेट्स को बराबर की शक्ति दी गई, किसके, जितना यूनियन के पास पावर है। ठीक है, इनमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। कॉन्फेडरेशन जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहां पर स्टेट जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, यूनियन के। राज्य को लगेगा कि भैया हमको यूनियन के साथ रहना है तो रहेंगे, नहीं रहना है तो नहीं रहेंगे, यूनियन को ठेंगा दिखा के बाहर भी आ सकता है, सेंटर को दिखा के बाहर आ गया। तीसरी जो है फेडरेशन क्या है, यूनियन। इसमें क्या है, पावर स्टेट को दिया हुआ है, पावर स्टेट को दिया हुआ है, जैसे इसमें है वैसे इसमें है। लेकिन इसमें क्या था, बराबर दिया गया था, इसमें तो अधिक दे दिया गया था। और इसमें जो पावर दी गई है, पावर दी गई है लेकिन कम पावर दी है, लेस पावर है। और अगर जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, सेंटर स्टेट के पावर को कम करते हुए अपने लॉ को इन्फोर्स कर सकती है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि कभी कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जिसपे लॉ कौन भी बना दे, स्टेट भी बना दे और सेंटर भी बना दे, तो उस कंडीशन में हम किसका लॉ मानते हैं, सेंटर का लॉ मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्टेट के लॉ को दबा तो ही तो दिया, तो जरूरत पड़ी तो हमने सेंटर को प्रभावी बना दिया। इसी तरीके से आप कभी प्रेसिडेंशियल रूल की बात कर सुनते हैं, गवर्नमेंट लगा देती है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, कभी महाराष्ट्र में लगा दिया जाता है, कभी उत्तराखंड में लगा दिया जाता है। तो वहां पर क्या हुआ, आप स्टेट की पावर को कम ही तो कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी आपने सेंटर को प्रभावी कर दिया है। टैक्स लगाने की बात जब आती है, ज्यादातर जो टैक्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट टैक्स की बात जो की गई है, वो किसको दी गई है, सेंटर को वो पावर दी गई है। यहाँ भी वही चीज हो गई है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर संविधान संशोधन की शक्ति की बात की जाती है, तो वो भी किसके पास है, संघ के पास है। तो इस तरीके से अगर इस तरीके की व्यवस्था हो जहां पर राज्यों की पावर तो मेंशन है लेकिन जरूरत पड़ने पर ये सेंटर प्रभावी हो जाए, तो वो यूनियन है। तो भारत में आपको यही चीज तो देखने को मिल रहा है ना। तो भारत में किस प्रकार की फेडरेशन व्यवस्था हुई, भारत में किस प्रकार का संघीय व्यवस्था हुई,
यूनियन फॉर्म की। ये हमको यूएसए में देखने को मिलता है और ये स्विट्जरलैंड वगैरह में देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमको यूनियन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर सेंटर भी कर सकता है और स्टेट भी कर सकता है। यहाँ पर सेंटर नहीं कर सकता है, यहाँ पर यूनियन में सेंटर ही कर सकता है। तो हमारे यहाँ भी स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। स्टेट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। रेसिडुअल पावर की अगर बात करते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके बारे में अलग से वर्णन किया गया है, तो वो यहाँ पर दोनों को दी गई हैं। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि कौन उस पर लॉ बनाएगा, तो किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। वहां की सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ इस पे सेंट्रल लॉ बनाएगी, इस पे स्टेट लॉ बनाएंगे। यहाँ पर सब कुछ स्टेट है, सेंटर तो है ही नहीं है। और यहाँ पर यूनियन ही सब कुछ है, राज्यों को पावर दिया हुआ है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको ले भी सकता है। जैसे अभी हम हाल फिलहाल के मैटर से भी देखते हैं, तो जैसे बीएसएफ का एक मैटर हुआ था कि कभी दीदी को अपोज कर रही थी, कभी पंजाब में अपोज हो रहा था। तो उस समय भी अगर अपोज करने को कोई भी अपोज करे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की मेंशन कर दिया गया है कि राज्यों की सुरक्षा की बात जब होगी तो यूनियन कुछ भी कर सकता है, तो अपने फोर्सेस भी वहां पर लगा सकता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां पर यूनियन को ये पावर दे रखी है। जब हम स्टेट गवर्नर को पढ़ेंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि अगर जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है, गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं और ममता दीदी हैं, वो मना कर देते हैं कि हम इसको नहीं चलाएंगे, हमारे यहाँ चल ऑलरेडी ये है कि हम ये अपने हिसाब से चला रहे हैं लॉ को, हम इसको हमें नहीं चलाना है। तो आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि नॉर्मली उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है चलो जैसा है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, कोई पॉलिसी बना रही है और उसको राज्य स्टेट से ये कह रही है कि आप उसको चलाइए और स्टेट मना कर देती है, तो उसके पास पूरी पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से हटा सकती है और वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकती है। और कोई कितना भी अपोज कर ले, चला जाए सुप्रीम कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सेंटर ये कहेगा कि हमने ये पॉलिसी चलाने के लिए इनको कहा था देश के इंटरेस्ट में, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, इसलिए हमको इन्हें हटाना पड़ा। कोई कितना भी अपोज कर ले, उनको हटना ही पड़ेगा, आप कितना भी कुछ कर लीजिए विरोध। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सेंटर को, केंद्र को बहुत ही मजबूत बनाया हुआ है, ठीक है। और कोई कितना भी कहे कि डेमोक्रेसी को खतरा है, तो डेमोक्रेसी को कोई खतरा उतरा होता नहीं है। और इसका एग्जाम्पल भी आप इसी से देखते हैं कि कोई इस तरीके के रूल जो बनाती है, पॉलिसी बनाती है, तो स्टेट उसको नहीं फॉलो करते हुए अपने हिसाब से चलाती है, लेकिन सेंटर कुछ करता नहीं है, ठीक है। लेकिन सेंटर के पास ये अधिकार होते हैं। और ऐसा भी होता है कि स्टेट नहीं चाहते हैं, जैसे बीएसएफ वगैरह के केस में हो रहा है, लेकिन सेंटर क्या कर रहा है, उसको लागू कर रखा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और ये आवश्यक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। इसका भी आंसर हमको मिल गया एक। थोड़ा सा और अब आगे चलते हैं और कुछ चीजों को सीखते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और की कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम इंग्लिश वाले का भी रीडिंग मार लेंगे, जिससे उसके भी समझ जाए। हम समझने के लिए तो आप चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई भी समझने के लिए हम दोनों वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें तो आपको दिक्कत होगी नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। देखिए, कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां हैं। कैसे? अब देखिए, अगर सेंटर मजबूत है, सेंटर मजबूत है, उसको कोई लॉ बनाना है, कोई लॉ बनाना है, सिंपल उसने लॉ बना दिया कि हाँ आज से ये रूल रेगुलेशन रहेंगे, इसको आपको फॉलो करना है। स्टेट है ही नहीं है, तो विरोध कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, चुपचाप लॉ बन गया, प्रोसेस मेकिंग बिल्कुल से फास्ट हो जाएगी, प्रोसेस मेकिंग बिल्कुल फास्ट रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, गवर्नेंस इसमें बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि कोई डिस्प्यूट वगैरह इसमें नहीं रहता, शासन की शक्तियां मजबूत होती हैं और डिस्प्यूट्स इसमें नहीं रहते हैं। अगर अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने कहा, स्टेट भी लॉ बना दे रहा है, सेंटर भी लॉ बना दे रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के भी लॉ बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही बंदा है जो नियम बना रहा है, कानून बना रहा है, तो उसमें
यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कोई उसमें अलगाव नहीं रहेगा, तो यूनिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। जैसे जीएसटी को ले लीजिए, जीएसटी में अक्सर आरोप लगाते रहते हैं स्टेट की गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मान रही है, ये है वो है, लेकिन हालांकि जब आप जीएसटी भी पढ़ेंगे, अभी इकोनॉमिक्स वगैरह में हम उसको डिटेल में करेंगे, तो आप कहेंगे कि वो आरोप भी स्टेट गलत लगाते हैं। वहां पे 2/3 मेजोरिटी से ही डिसीजन होता है, स्टेट के द्वारा ही, और सेंटर से तो उसमें कोई पावर हो ही नहीं एक्चुअल में। ये सब इतने बेवकूफ हम लोग को बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप पूरी पॉलिटी को पढ़ेंगे तो आप इतने बड़े पंडित बन चुके होंगे कि आप देख के बता सकते होंगे कि हाँ, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। चलिए खैर, वो सब तो जब आप पूरी चीजों को पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या पॉलिटिक्स हो रही है एक्चुअल में और क्या वास्तविकता है, क्या झूठ है। तो यहाँ पर क्या होता है, जीएसटी में क्या हो रहा है, सेंटर और स्टेट में हमेशा डिस्प्यूट हो जाता है, और कभी ये कहा जाता है अलग अलग स्टेट्स के द्वारा भी कि इस पर हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, इस पर हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो अलग कोई अपने लिए अलग से स्पेशल स्टेट का मांग कर लेता है, डिमांड करता है कि हमको स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दीजिए। तो इस तरीके के विवाद आते हैं। कई बार क्या हो रहा है, आंध्रा से जैसे हमने तेलंगाना अलग किया, एमपी से हमने छत्तीसगढ़ अलग किया, तो एरिया रिलेटेड भी विवाद हो जा रहे हैं। तो ये सारे जो क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद हैं, एरिया संबंधी विवाद हैं, डिस्प्यूट हैं, वो सारी चीजें हमको देखने को नहीं मिल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो यहाँ पर बहुत आसानी से हो सकता है, जबकि अगर जहां पर स्टेट हैं तो हम आगे चलकर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जब प्रोसेस जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि भारत में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत आसानी से अमेंडमेंट किया जा सकता है, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर अमेंडमेंट करने से पहले क्या करना होता है कि स्टेट की भी परमिशन लेनी होती है, 50% स्टेट की मंजूरी चाहिए। कुछ ऐसे हैं जहां पर स्टेट की परमिशन भले न चाहिए, लेकिन 2/3 पार्लियामेंट्री मेजोरिटी चाहिए, दोनों अलग अलग, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफी रिजिड भी होता है, टफ भी होता है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो ये तो इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। जस्ट अब देखिए, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप पंचायती राज चुनाव, जब पंचायती चुनाव हमारे यहाँ होते रहे ना, तो ब्लॉक प्रमुख बनते रहते हैं, कोई प्रधान बनता है, तो वो क्या करता है, वो अपने गांव की या नगर पालिका का चुनाव होता है तो अपने एरिया के ऊपर वो फोकस कर लेता है, छोटे क्षेत्र पर फोकस कर लेता है, वहां की समस्याओं को निपटारा वो कर सकता है। तो लोकल गवर्नमेंट अगर आप नहीं रखेंगे तो वहां की जो लोकल लेवल की समस्याएं हैं उसको दूर करने में आपको समस्याएं आएंगी। तो ये एक कमी है, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीज होती ही नहीं है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनी रहेंगी। अगर स्टेट को आप नहीं बना रहे तो सेंटर के ऊपर लोड भी तो बढ़ गया। सेंटर को ही सारा कुछ काम करना है, स्टेट की कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो कहीं ना कहाँ इसके ऊपर दबाव भी पड़ेगा, प्रेशर भी पड़ेगा, तो अगर पॉलिसीज बनाने में कहीं कहीं कमी या चूक भी हो सकती है। यहाँ पर कोई बड़ा बड़ा राज्य नहीं हो सकता, जैसे हमारे यहाँ यूपी एमपी और महाराष्ट्र कोई मिला लीजिए, वेस्ट बंगाल को मिला लीजिए, तो कितने बड़े बड़े राज्य बन जाते हैं, कर्नाटक। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत छोटे छोटे स्टेट होते हैं, तो कई बार क्या होता है, यहाँ के जो नागरिक होते हैं वो अपनी बातों को नहीं उठा पाते हैं, और दमनकारी शासन हो जाता है। जैसे आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिटलर के बारे में अक्सर आप सुनते होंगे। हिटलर का जो उदय हुआ था ना, वो ऐसे ही हुआ था। वहां पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की संधि हुई, ट्रीटी हुई, तो जर्मनी के ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी गई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। तो हिटलर ने क्या किया कि लोगों की इसी चीज को, भावना का, इमोशंस का फायदा उठाते हुए खूब प्रचार किया और पावर में आया। लेकिन आगे चलकर वो क्या हुआ कि अपने आप को इस तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया कि जिनकी जिनकी इमोशंस का फायदा उठाकर वो आया था उनको ही एकदम से दबाने लगा। तो इस तरीके से क्या होता है, राज्य सेंटर जो होता है दमनकारी तानाशाह होने की प्रवृत्ति हमेशा ही उसमें बनी रहती है, देखने को मिलती रहती। ठीक है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर स्टेट्स नहीं हैं तो कोई उनको बताने वाला नहीं। जैसे मान लीजिए जीएसटी के संबंध में ही, जैसे भारत में काफी विवाद होते हैं, लेकिन अगर अलग अलग लोग अपनी बात रख रहे हैं तो कुछ कमियां होंगी तो वो दूर भी तो होंगी। यहाँ पर तो ऐसा ही नहीं, यहाँ पर स्टेट ही नहीं है तो अलग अलग कमियां रखने का बात ही नहीं है। जब अलग अलग कमियां कोई बताएगा नहीं तो उस कमियों दूर भी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर की कमियों को कोई बताएगा नहीं कि आपके अंदर क्या कमी है, तो आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर ये कमी है। तो ये दिक्कत भी आती है। तो ये इसके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं।
इसके जो दोष हैं, जब आप संघात्मक व्यवस्था में जाते हैं तो जस्ट रिवर्स कर दीजिए, वो उसकी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। और ये यहाँ पर क्या हो जाती है, इसको रिवर्स कर दीजिए तो वो उसके दोष बन जाते हैं। तो अगर फेडरल फॉर्म की क्वालिटीज की पूछा जाए तो इसमें क्या होता है, स्वशासन की पद्धति आपको देखने को मिलती है। विधायिका के सेंटर पर ज्यादा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, उस पर ज्यादा भार नहीं होता है, बड़े बड़े राज्य होते हैं, दमनकारी पद्धति नहीं होती। जस्ट चीजों को रिवर्स कर दीजिए और वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका सेंटर की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। अब ये कहानी क्या हो गई हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ फेडरल फॉर्म की। आगे देखते हैं और क्या है। आगे हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ और प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अभी हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की थी पार्लियामेंट्री फॉर्म की, उसी को देखिए यहाँ पर लिखा है। संसदीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें संसद के पास संप्रभु शक्तियां होती हैं। संप्रभु क्या, संप्रभुता सोवर्निटी क्या होती है, जब हम प्रियम्बल करेंगे तो बहुत ही डिटेल में करेंगे। आप एक लाइन में समझ लीजिए कि सुप्रीम पावर, उससे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं, वो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए एकदम फ्री रहे, इसका मतलब होता है संप्रभु, सोवरेन। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री फॉर्म का क्लासिकल हाउस ब्रिटेन है। संसदीय प्रणाली के मौलिक सिद्धांत, जिसमें यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। जैसे अभी हमने बात की थी वही चीज है यहाँ की, संसद मंत्रिपरिषद के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती, रिस्पॉन्सिबल होती है। 1721 में रॉबर्ट वॉलपोल को पीएम माना जाने लगा। राजा के कार्यपाल शक्तियां पीएम के पास आ गई थी। 1742 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने वॉलपोल की विदेश नीति को अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद स्वेच्छा से वॉलपोल ने कार्य करना छोड़ दिया, इसे रिजाइन माना गया और इस तरह संसदीय व्यवस्था का सैद्धांतिकरण हो गया। और ये एक तरीके से इसीलिए ब्रिटेन को वहां का क्लासिकल हाउस इसका माना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने क्या कहा था अभी, किंग तो था लेकिन सारी पावर किसके पास चली गई थी, सारी पावर आ गई थी किसके पास, पीएम के पास। राज्य का अध्यक्ष तो किंग बना रहा लेकिन पावर नाम मात्र की रही। इसका मीन्स मतलब क्या हुआ, भारत के रिस्पेक्ट में अगर आप थोड़ा सा देख लीजिए तो भारत में भी क्या होता है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते तो हैं, कई बार उनको रबर स्टैंप भी कह दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में रबर स्टैंप प्रेसिडेंट नहीं है, उसके पास पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो भारत में भी प्रेसिडेंट अध्यक्ष नाम मात्र का ही होता है और ब्रिटेन में भी अध्यक्ष नाम मात्र का ही होता है। तो संसदीय व्यवस्था में जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, एक तरीके से क्या कहा जाए, बस पोस्ट है, ज्यादा पावर उसके पास नहीं है। पीएम ही सुप्रीम होता है, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी अभी सुप्रीम बन के बैठे हुए हैं, पहले इंदिरा जी में सुप्रीम थी, राजीव गांधी जी थे। तो इस तरीके से पीएम का ही प्रभाव होता है। कार्यपालिका और विधायिका का एकीकरण देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, अब लोकसभा में गवर्नमेंट कौन फॉर्म कर रहा है, जिसकी मेजॉरिटी है वही तो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहा है, वही पीएम बन रहा है ना। तो लोकसभा में उसके ऊपर अगर क्वेश्चन उठ भी रहा है तो मेजॉरिटी उसकी है तो उसकी बात मानी ही जाएगी, वोटिंग होगी, उसके पास हमेशा नंबर रहेगा। तो एक तरह से क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका में हमेशा एक तरीके से एकीकरण देखने को मिलता है। अपोजिशन क्या करती है, कभी कभी कोई बात ऐसी होती है, पॉलिसी ऐसी होती है तो अपोजिशन निंदा प्रस्ताव लेकर आती है, तो संसद सरकार की निंदा कर सकती है कि भाई आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इसको भी देखेंगे तो इसमें भी बिना पीएम की परमिशन के उसको भी नहीं लाया जा सकता है, वास्तविकता यही है। मंत्रिमंडल का कार्यकाल यद्यपि तय किया जाता है, पर अगर संसद चाहे तो उसे पहले भी समाप्त कर सकती है। जैसे अगर आप चाहें ना, देखेंगे जब अटल बिहारी जी की सरकार हुआ करती थी, आपको याद होगा 2003-4 में जब इलेक्शन हुए, 2004 में जब इलेक्शन हुए थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले अटल बिहारी जी ने क्या किया, उस उनके सलाहकार जो प्रमोद महाजन थे, उनके कहने पर संसद को समय से पहले ही भंग कर दिया। उनको लगा कि शाइनिंग इंडिया कैंपेन बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम से बस हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर चाहे तो संसद तय सीमा से पहले भी अपने आप को डिसॉल्व कर सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेजॉरिटी नहीं रहे तो क्या होगा, प्रेसिडेंट ही उसको हटा दे, या वोटिंग हो जाए, वोटिंग में हार जाए तो पार्लियामेंट कहेगी कि अब भैया आपका काम हो गया, आपके पास मेजॉरिटी नहीं, आप सरकार पीएम नहीं बन रह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीजें देखने को मिलती हैं, ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं कहाँ पर,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब इसमें से आपको सारी चीजें देखने को मिल रही कि नहीं आपको भारत में, यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप सोचेंगे कि भैया सब तो है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात क्यों हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि वहां की चीजें भी हमारे यहाँ है कि नहीं है। लेकिन जैसे अभी हमने यूनिटरी फॉर्म की गुण और दोष पढ़े, वैसे इसको भी देख लेते हैं। विधान प्रक्रिया तेजी से होती है, बजट वगैरह देखिए बहुत आराम से यहाँ पर पास हो जाता है, लेकिन क्या होता है, टाइमिंग बड़ा लगता है, टाइम बहुत होता है, निर्णय निर्माण में देरी होती है। पहले आप देखिए, बजट अभी हमने पेश कर दिया है, बजट हमने पेश कर दिया, लेकिन फाइनल उसको पास नहीं कर पाए। अब उसको सब डिस्कशन करेंगे 2 महीने तक, और लगेगा फिर लास्ट में जाके फाइनली, आज लास्ट में तो ऐसा आ जाता है कि पूरा डिस्कशन भी नहीं होता है, स्पीकर बोलता है सब एग्री, सब बोलते हैं हाँ एग्री, स्पीकर ही बोल देता है सब पास। लास्ट में हर साल यही होता है कि कुछ ऐसे इतने पॉइंट बचे रह जाते हैं कि हाँ बस उसको एग्री मान लिया जाता है कि हाँ पास मान लिया गया। तो अगर कमी की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में देरी होती है, डिसीजन मेकिंग में देरी होती है, लेकिन विरोध वगैरह नहीं रहता है उतना, क्योंकि उसके पास नंबर है, सरकार के पास नंबर का खेल सबसे बड़ा होता है। और जो दैनिक प्रक्रिया वगैरह होती है उसमें पार्लियामेंट क्या होती है, हस्तक्षेप भी करता रहता है। तो ये भी एक वो है, जैसे आप सुनते हो ना कि क्वेश्चन पूछा जाता है, अपोजिशन क्या करता है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट से। और कई बार क्या होता है, आप कई बार क्या अक्सर ही देखते हो कि विरोध में आज लोकसभा स्थगित कर दी गई, आज राज्यसभा स्थगित कर दी गई, तो उसमें क्या होता है, उसमें लॉ मेकिंग में डिले हो जाता है ना भाई। अगर बहस ही नहीं हो पा रही है तो बैठक कहाँ से होगी। तो डेली के मामलों में भी हस्तक्षेप किया जाता है संसद के द्वारा, प्रशासन के, तो वो भी एक कमी होती है। लेकिन यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी है, उसको अपने कार्यों के लिए, पार्लियामेंट क्या कहें, भारत में कहते हैं तो भारत में लोकसभा में इसके लिए है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो एकदम से तानाशाह बन के नहीं रह सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको अगर कुछ डिसीजन ले रहा है तो जवाबदेही तो उसकी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने अगर जैसे फार्म बिल को ही लिया तो इतना अपोज हुआ तो उसको वापस भी तो लेना पड़ा ना, रटे नहीं रह पाए। हालांकि चाहते तो नहीं लेते, वो अलग कहानी है, उसके बारे में बात, ये इधर उधर की बातें बाद में की जाएंगी जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। लेकिन कुल मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। सरकार को आसानी से बदला जा सकता है, अगर मेजॉरिटी नहीं है तो बदल सकते हैं, ठीक। और राज्य अध्यक्ष राजनीतिक दलबंदी से अलग होता है। प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट जो है आपका, उसको बीजेपी से ना लेना देना है, ना उसको कांग्रेस से लेना देना है, वो पॉलिटी से ऊपर। सिर्फ प्रेसिडेंट क्या, वाइस प्रेसिडेंट की भी अगर बात आप कर लेते हैं तो फिर वो राजनीति से उसको अलग मान लिया जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, वो पार्लियामेंट पर कहीं ना कहीं एक तरह से अपना पूरा पकड़ बना लेती है, निर्णय निर्माण में देरी होने लगती है, एडमिनिस्ट्रेशन में डेली ज्यादा हस्तक्षेप किया जाने लगता है। तो इस तरीके से, और कई बार क्या होने को लगता है कि भाई देखो हम तुमको मंत्री बना देंगे, तो एक पार्टी छोड़ के दूसरे में पहुंच गए, तो दलबंदी वगैरह होने लगती है। तो इस तरीके की दलीय राजनीति बहुत ज्यादा उसके प्रभावी हो जाती है। कई बार इलेक्शन से पहले ही गठबंधन कर लेते हैं, चुनाव होने के बाद में अलग अलग हो गए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो वो कुछ कमियां भी हमको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। जल्दी से हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जैसे हमने जो 3 बॉडीज, विधायिका की बात की, लेजिस्लेचर की बात की, और किसकी बात की, जुडिशरी की बात की, और एग्जीक्यूटिव की बात की। इसमें तीनों का हमको पूरा अलगाव देखने को मिलता है। एग्जीक्यूटिव की पूरी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है, जुडिशरी की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, लेजिस्लेटिव की असेंबली अलग देखने को मिलती है। इसमें चेक एंड बैलेंसेस रहता है, चेक एंड बैलेंसेस रहता है। जैसे अगर एग्जीक्यूटिव ने कुछ लॉ ले आए, अगर वो कुछ कानून बना कर ले आते हैं, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट वहां की जो होगी वो उस पर डिस्कशन करेगी, उसको अगर सही नहीं मानती है तो उसको वो गलत ठहरा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों से पास हो गया और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट वहां का जुडिशियल रिव्यू करते हुए उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो और जुडिशियल के पास भी अगर कुछ मैटर ऐसा है जिस पर लगता है कि वो अपना वो फोकस खो रहा है, तो प्रेसिडेंट को भी कुछ पावर दी गई है। तो ओवरऑल में क्या गया है कि सत्ता का पृथक्करण जो होता है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया गया है।
और सरकार के तीनों अंगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग बताई गई हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको यही तो देखने को मिलता है ना। हमने शुरू से हम यही बात करते आ रहे हैं ना कि भारत में भी सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, विधायिका के अलग कार्य दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव के अलग कार्य दिए गए हैं और जुडिशरी को अलग कार्य दिए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट भी तो हमको देखने को मिल रहा है। तो हमने सिर्फ पार्लियामेंट्री तो नहीं लिया है, हमने इसको भी लिया है। और डिवीजन के साथ चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी, जैसे प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी चीज पे वहां की पार्लियामेंट को पहले बहस करनी चाहिए, तो वो अपने गाइडलाइंस भेज देगा कि भाई पहले आप इस पे बहस करिए। तो एक तरीके से प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, अपना कंट्रोल दिखा दिया इसके ऊपर। ठीक है। उसके साथ साथ में अगर मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो विधायिका क्या करेगी, उसके ऊपर इम्पीचमेंट का वो चला देगी, केस चला देगी, जैसे ट्रम्प जी के ऊपर चलाया गया। तो वो क्या हुआ, यहाँ पर लेजिस्लेटिव जो है प्रेसिडेंट पे कंट्रोल कर ली, और इन दोनों पर ही कंट्रोल करते करते सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू ला देगी, तो चेक एंड बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से इन तीनों का आपस में नियंत्रण होता है, तीनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स का पूरा डिवीजन किया गया रहता है, और ये सारी ही क्वालिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अध्यक्षीय प्रकार की व्यवस्था जो होती है, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम होता है, उसके पास सब सर्वोच्च पावर होती है, वो नाम मात्र का नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट क्या है, नाम मात्र का होता है। तो इस चीज से हम यहाँ पर अलग रहते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ की इस चीज को तो हमने नहीं अडॉप्ट किया है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस को हमने, जुडिशियल रिव्यू जैसी चीजों को हमने लिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। अब समझाने के लिए इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ बचता भी है समझाने के लिए। ठीक है। तो अगर एक बार थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी अगर आपको कहें ना, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया इज लैंड ऑफ कन्वेंशनल प्रोपोर्शन, ये वही सब चीजें हैं। डाइवर्सिटी भारत में सब बहुत बात कर चुके हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। Essentially, federalism is an institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at regional level and other at national level, जिसकी हमने अभी बात कर रहे थे, स्टेट की और सेंटर की। Each government is autonomous and its own sphere, मतलब स्टेट को भी लॉ मेकिंग पावर रहे, सेंटर को भी लॉ मेकिंग पावर रहे। और इन सम फेडरल कंट्रीज देयर इज इवन अ सिस्टम ऑफ डिवर सिटीजन, जैसे कि यूएसए में ही क्या है, यूएसए में अगर आप स्टेट के का भी आपको सिटीजनशिप दिया गया रहता है और एज अ यूएसए का भी आपको सिटीजनशिप दिया गया रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ड्यूअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश में क्या है, वहां पर सिर्फ आपको ब्रिटेन की ही नागरिकता प्राप्त है। तो हमने भी क्या लिया है, हमारे यहाँ भी कोई गुजरात की है या पंजाब की या हिमाचल प्रदेश की आपको अलग से कोई सिटीजनशिप मिलती है ना क्या, ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, भले ही आप गुजराती पंजाबी कुछ भी कहे जाएं, लेकिन आइडेंटिटी हो सकती है आपकी, आप गुजराती है, आप पंजाबी है, जैसे टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटी एंड लॉयल्टीज तो हो सकती है, लेकिन सिटीजनशिप सिर्फ एक है। लेकिन यूएसए जैसे देशों में जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वहां पर हमको क्या होता है, ड्यूअल सिटीजनशिप भी देखने को मिलता है। तो हमने ड्यूअल का कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से नहीं लिया हुआ है। ड्यूअल का मतलब कहने का, फेडरल का कॉन्सेप्ट भी हमने पूरी तरीके से नहीं लिया है। हमने हर चीज को अपने अकॉर्डिंग लिया हुआ है। तो कोई अभी कभी आपसे ये कह दे कि पूरी तरीके से क्या बोरोड प्रिंसिपल है हमारा, तो ऐसा नहीं है। हमने चीजों को अपने अकॉर्डिंग ही लिया हुआ है। The people likewise have two sets of identities and loyalties. They belong to the region as well as the nation. For example, we are Gujaratis or Jharkhandis as well as Indians. Each level of powers and responsibility has a separate system of government. ठीक है। वही सारी चीजें इसमें में द डिटेल्स ऑफ जियो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और जनरली स्पेल्ड आउट इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सर्टेन सब्जेक्ट्स विच कंसर्न द नेशन फॉर अ होल, एग्जांपल डिफेंस, करेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑफ द यूनियन एंड सेंट्रल। कुछ हमने सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती हैं, कुछ स्टेट को दी होती हैं। वही सारी बातें आपको यहाँ पर भी। जुडिशरी हैज द पावर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लीगल मैटर्स फॉर डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है। सब तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गई चीजें? एक बार रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, फिर से आप लोग देख सकते हैं।
अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कहा जाए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाए, क्या होता है, तो पता हो चलेगा आपको, क्लियर रहेगा क्या है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यही माना जाए कि मतलब आपको समझ में आ गया है, ठीक है।